हेलो स्टूडेंट्स। टुडे हम आज लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे। आशा करता हूं आप लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। सो टुडेस टॉपिक इज द लॉ ऑफ टोटल probability. Okay students, so theorem law of total probability। आज बड़े हैंडराइटिंग में थोड़ा सा बड़े करके लिख रहा हूं। थीम ऑफ द थ्योरम, व्हाट इज द थीम ऑफ द थ्योरम? Let S be any sample space and let E1, E2, E3 up to En are n mutually exclusive and exhaustive events. Associated to one random experiment. Let any event A which occurs with E1 or E2 or E3 or up to En. Let any event A which occurs with E1 or E2 or En or up to En. Then probability of A equal to probability of E1 multiply probability of A by E1 plus probability of E2 multiply probability of A by E2 plus probability of E3 into probability of A by E3 plus up to probability of En multiply probability of A by En. So this is the law of total probability. This is the theme of the theorem. Again I am repeating it. Let S be any sample space and let E1, E2, E3 up to En are n mutually exclusive and exhaustive events. Mutually exclusive means they are disjoint sets means E1 intersection E2 equal to phi means E1 E2 intersection E3 also phi, E1 intersection E3 is also phi means आपस में जो इवेंट्स होते हैं these are also the subsets of the sample space S के ये सारे क्या होते हैं? सबसेट्स होते हैं। सो आपस में वो डिसजॉइंट्स होंगे। ओके, म्यूचुअली एक्सहाउस्टिव मींस if we union these sets means E1 union E2 union E3 up to union En, then it becomes the sample space, right? So now I'm going to prove this theorem, very important one. लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं 6 नंबर्स के या 5 मार्क्स के आते हैं,
पहले तो 6 मार्क्स का आता था, और पॉजिटिवली क्वेश्चन से आते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के बीच में। मैं बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, प्रूफ ऑफ द थ्योरम। ओके, सो बिफोर गोइंग टू प्रूफ, I explains this theme through a suitable figure. So here E1, E2, E3, E1, E2, E3 up to En, and this is the sample space. Okay, तो ये जो sample space में E1, E2, E3 up to En are what? n events, mutually exclusive events and also mutually exhaustive events associated to a random experiment. Okay बच्चे, so this is, and what is then given, let any event a be any event which occurs with, जो E1 के साथ भी बन सकता है, that means we write here a intersection E1, also a intersection E2, also a intersection E3, so on a intersection En, right? Right students? Clear? So proof now, since E1, E2, E3 up to En are mutually exclusive and exhaustive events, बता रहा हूं और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मीन्स आपस में जो इवेंट्स होते हैं E1, E2, इनका इंटरसेक्शन, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन E1, E2, E1, E3, E1, E4 और ऑल्सो E2 इंटरसेक्शन E3, इनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं रहेंगे। ओके, बट ये जो इवेंट होते हैं वो E1 के साथ भी आ सकता है, E2 के साथ भी आ सकता है, E3 के साथ भी आ सकता है, अप टू En के साथ भी आ सकता है, राइट? सो मैंने लिखा सिंस E1, E2, E3 अप टू En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, सो दैट इंप्लाइज पॉजिटिवली, मैंने कुछ देर पहले आपको समझाया था, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन अप टू यूनियन En, ये सभी का यूनियन क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा, राइट? where EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल टू 5, मैंने आपको बताया था आपस में क्या नहीं होंगे, इनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, सो दैट इज I इज नॉट इक्वल टू J, एंड IJ का जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 अप टू n तक हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ यू नो दैट A इक्वल टू, सेट A इक्वल टू A इंटरसेक्शन S, A कैसे आ जाएगा? A इंटरसेक्शन S के द्वारा आएगा। S तो एक सैंपल स्पेस है, एक इवेंट है, तो इनके बीच में कॉमन एलिमेंट क्या है? A है, तो A आ जाएगा। अच्छा बच्चे, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको प्रूव कराया था, A इंटरसेक्शन S के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं? E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन अप टू यूनियन En, ओके, राइट? सो हम इसमें अब क्या लिखेंगे? A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 यूनियन A इंटरसेक्शन En यूनियन अप टू A इंटरसेक्शन An, यही चीज है, मैंने आपको बताया था। A जो इवेंट है वो E1 के साथ भी आ सकता है, E2 के साथ, तो यानी इनके बीच में कॉमन एलिमेंट्स है। ओके, राइट? सो दिस इज A सेट, क्लियर नाउ? सो यूजिंग by addition theorem, what you write? A equal to
A equal to, that means by addition theorem, probability of A equal to probability of A intersection E1 plus probability of A intersection E2 plus probability of A intersection En plus up to probability of A intersection An. आपको पता है P A union B equal to what? Probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. एडिशन थ्योरम, यहां पर ये क्या है, 5 हो जाता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये क्या बन जाता है बेटे, 0 बन जाता है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट. तो ये होता है एडिशनल थ्योरम. तो हमें यहां पर लिखेंगे बाय एडिशन थ्योरम, बाय एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम, राइट स्टूडेंट्स. Okay, but we know that probability of A intersection EI equal to probability of EI multiply probability of A by EI, where I is equal to 1 2 3 up to n. For I is equal to 1 2 3 up to n, right. सो हमें अब क्या यूज करेंगे यहाँ इसके ऊपर पॉजिटिवली, इफ आई टेक आई इज इक्वल टू 1, इट इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A by E1 plus probability of, if I take I is equal to 2, probability of E2 into probability of A by E2 plus probability of E3, okay, into probability of A by E3 plus up to probability of En into probability of A by En. So this is probability of A. So this is the proved of this theorem, law of total probability, right. Okay, इसका मैंने डायग्राम भी बताता हूं. लुक एट हियर स्टूडेंट्स, डायग्राम बता रहा हूं आपको. Here E1 is an event, E2 is another event, E3 is another event, so on. En is the nth event. देखिए, associated with a random experiment. Okay, this is probability of E1, probability of E2, probability of E3 up to probability of En, right. This is event A which occurs, let any event A which occurs with, जो E1 के साथ भी हो सकता है, E2 के साथ भी, E3 के साथ भी, En के साथ में. So probability of A by E1, this is probability of A by E2, this is probability of A by E3 on to probability of A by En. So this is the diagram. This is the, when you are calculating a problems, you use this way so that it is easy to solve. बता रहा हूं और एक बार, इसको रिपीट कर रहा हूं. लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में बेटे और एक बार बता रहा हूं. लेट एस बी एनी sample space and let E1, E2, E3 up to En are n mutually exclusive and mutually exhaustive events. Mutual exclusive मैंने बताया, 2 इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हम कहेंगे इफ दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं रहेंगे. दैट मीन्स E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 5. सिमिलरली E1 इंटरसेक्शन E3, ये भी क्या होगा, 5 होगा. E1 इंटरसेक्शन En भी क्या होगा, 5 होगा. बट जब उन इवेंट्स को हम यूनियन कर देंगे, वी गेट द होल सेट, मीन्स द मेन सेट, द giant set which we started. That means AC is here the giant set. That means AC is the sample space. Okay, clear. Then let an event A which occurs with, A के इवेंट है जो किसके साथ होता है, E1 के साथ भी हो सकता है और E2 के साथ,
E3 के साथ और अप टू En के साथ बन सकता है। देन वी से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A is equal probability of E1 multiply probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2 plus probability of E3 into probability of A by E3 plus up to probability of En multiply probability of E by A by En। तो इसको मैंने कैसे डायग्राम के जरिए समझाया आपको। E1, E2, E3 ये सारे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होते हैं, देखो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होते अप टू En इवेंट्स तक। जो A इवेंट्स होते हैं वो A के साथ भी एसोसिएट करता है, देखिए बनता है, A के साथ भी हो सकता है, B के साथ, E2 के साथ भी अकर होता है, E3 के साथ और अप टू En के साथ, राइट। सो सिंस E1, E2, E3 अप टू En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जस्टिव इवेंट्स, राइट। सो एस क्या होगा, मैंने आपको बताया था म्यूचुअल एग्जस्टिव इवेंट्स भी है। सो इन सभी का यूनियन क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। सो ए इज इक्वल टू, ए इज कॉमन, सो ए बिकम्स ए इंटरसेक्शन एस। ठीक है, आदित्य आपको समझ आया? ओके बच्चों, गुरसिमरन आपको समझ आया? ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एस, तो ए इंटरसेक्शन एस के ऊपर हमें ये सारे लिखेंगे, यूनियन E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू यूनियन En। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन E1 एलिमिनेटिंग जो ब्रैकेट से यदि करेंगे, ए प्रॉपर्टीज आपको पता है, आपको ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू व्हाट यू राइट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इस क्राइटेरिया को लेके हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्सपांड करते हैं। ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3 यूनियन अप टू यूनियन ए इंटरसेक्शन En, राइट। तो यूजिंग एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या करेंगे, एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी यदि अप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी A intersection E2 plus probability A intersection En plus up to probability A intersection An, right? But from before multiplication theorem of probability, we know that probability of A intersection EI equal to what? Probability of EI multiply probability of A by EI, where I का वैल्यू 1 से लेके n तक हो सकता है। तो जब हम I का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ओके I क्या बन जाएगा 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई En E बाई E3 सॉरी प्लस अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई En, राइट। सो दिस इज नोन एज टोटल प्रोबेबिलिटी। और इसको भी हमें इस प्रूफ को यानी थ्योरी को मैंने एक डायग्राम के जरिए भी बताया आपको। यदि E1, E2, E3 अप टू En होते हैं n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जस्टिव इवेंट्स एसोसिएटेड विथ ये रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। ठीक है गुरसिमरन, समझ आ रहा है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ En, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई En, ओके। और ये सेट होता है व्हिच अकर्स विथ E1, E2, E3 अप टू En तक, राइट। ओके, सो दिस इज द प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स, मैंने आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बता दिया और एक बार उसको रिपीट कर रहा हूं। लेट एस बी एनी सैंपल स्पेस एंड लेट E1, E2, E3 up to En are n mutually exclusive and exhaustive events. If any event A which can occur with E1 or E2 or E3 or up to or En, then probability of A equal to probability of E1 multiply probability of A by E1 plus probability of E2 multiply probability of A by E2 plus probability of E3 multiply probability of A by E3 plus up to probability of En multiply probability of A by En,
ओके, इसी टोटल प्रोबेबिलिटी को यूज करके हम कुछ पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूं इजी है, ओके, और कंसेप्चुअल भी है। ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ए सेकेंड बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। one bag is selected at random. From the selected bag, one ball is drawn. From the selected bag, one ball is drawn. Find the probability that the ball drawn is red. Here, और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, a bag contains 4 red and 3 black balls. A second bag, that means there are 2 bags here. There are 2 bags here. Bag 1, and this is bag 2. Bag 2. ध्यान से समझना है। Bag 1 contains 4 red ball and 3 black ball, while bag 2 contains 2 red and 4 black balls. One bag is selected at random. That means E1 एक इवेंट लेते हैं एंड E2 भी इवेंट लेते हैं। E2 भी इवेंट लेते हैं। E1 इवेंट है फर्स्ट बैग एंड E2 इवेंट सेकेंड बैग। ओके, one bag is selected at random. From the selected bag, one ball is drawn. Find the probability that the ball drawn is red. So that means जो A इवेंट लेंगे क्या होता है, A जो इवेंट लेते हैं वो एक रेड बॉल है। देखिए जो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है और जो एग्जांपल है ये मैच करता है कि नहीं। इस तो एक छोड़ दीजिए, सैंपल स्पेस है, और जो E1 E2 अप टू En जो n म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जिस्टिव इवेंट्स। देखिए बच्चे यहां पर 2 बैग है, तो बैग 1 और बैग 2 अलग अलग है, तो म्यूचुअली क्या हो गया, एग्जिस्टिव हो गया, राइट। ओके, और जो ए इवेंट होता है वो एक बैग 1 के साथ भी है और बैग 2 के साथ है, यानी E1 जो रेड बॉल है वो बैग 1 में भी है और बैग 2 में भी है। तो इसको डायग्राम के जरिए कैसे बताते हैं, अच्छा से समझ आ जाएगा आप लोगों को। E1 इवेंट, E2 इवेंट, ओके, और A जो होता है वो रेड बॉल होता है, रेड बॉल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आप बताइए मुझे, दिया गया। ओके, one bag is selected at random means there are 2 bags. So positively probability of E1 equal to probability of E2. That means what? 1/2. तो probability of A फर्स्ट बैग का probability कितना होगा, 1/2। सेकेंड बैग का probability भी 1/2 होगा। कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। देन बैग 1 हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फाइंड आउट करना है बैग 1 में से, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। देखिए E1 बैग 1 में कितना रेड बॉल है, ये होता है रेड बॉल ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। सपोज ये कि बॉल को आप ड्रॉ करते हो, रेड बॉल आना चाहिए, वो कौन से बैग से, बैग 1 से। तो गिवन कौन है, बैग 1 है, तो 4 रेड बॉल है, तो 4 और कितना टोटल कितना है, 4 + 3 7, राइट। सेकंड में हमें क्या चाहिए, एक रेड बॉल ड्रॉ करना है और वो बैग 2 से आना चाहिए। देखिए रेड बॉल आना चाहिए और बैग 2 से, गिवन क्या है, बैग 2। तो A बाई में E2 कितना, 2 रेड बॉल से, सो हम लिखेंगे 2 बाई में व्हाट, 6। ओके, समझ आया आप लोगों को। अब वो बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। और एक बार मैं बता रहा हूं आपको टोटल प्रोबेबिलिटी के साथ इसका क्या रिलेशन है। टोटल प्रोबेबिलिटी में कहता है कि जो इवेंट्स होते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होते हैं। तो देखिए बैग 1 बैग 2 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हुआ, इसको हमें E1 इवेंट मान दिए, और बैग 2 को हमें E2 इवेंट माने, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो गई। और ये जो इवेंट होता है वो E1 के साथ भी है और E2 के साथ भी है, अप टू En के साथ भी है। ए भी एन इवेंट व्हिच अकर्स विथ E1 E1 और E2 और E3 अप टू और En। तो ये रेड जो बॉल है, ये जो इवेंट होता है रेड बॉल, वो E1 के अंदर भी है और E2 के अंदर भी है। ओके, इसका मन आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 हो गया 4/7, क्योंकि रेड बॉल यहाँ पर कितना है, 4 है, 4/7। और यहाँ पर रेड बॉल सेकंड में कितना, सेकंड बैग में 2 है, तो 2/6 यानी 1/3 हो गया, राइट। वो बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
क्या चाहिए हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए इन रेड बल का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into probability of A by E2, right? So that implies E1 1 by 2 multiply 4 by 7 plus 1 by 2 multiply 1 by 3. It is what now? 4 by 14 plus 1 by 6. 14 6 का LCM हो गया 2 7 2 3 42. 42 हो गया 4 12 plus 7 19 by 42. 19 by 42. ओके बच्चों, दिस इज 19 by 42. कैलकुलेशन तो गलती तो नहीं हुआ, 4 by 7 4 by 2 by 6. ओके 14 1 by 6 42 7 12 6 7. ठीक है बेटे, राइट। एक क्वेश्चन में यहां पर बता रहा हूं आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल तो हो गया हमारा 19 by 42. सपोज मैं बोल रहा हूं कि जो ड्रॉ हमें रेड बॉल निकालेंगे ना वो बैग 2 से होना चाहिए या बैग 1 से होना चाहिए। और मेरे बात को ध्यान से सुनिए, जो हमें रेड बॉल निकालेंगे दिस इज नोन एज टोटल प्रोबेबिलिटी। बट मैं कह रहा हूं कि अभी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम द सेकंड बैग। बॉल ड्रॉन जो होगा वो सेकंड बैग में होना चाहिए एंड गिवन दैट इट इज रेड। तो यानी जो रेड बॉल हम निकालेंगे सेकंड बैग से ही निकालेंगे। तो इसमें से क्या होता है, देखिए पहले E1 E2 से हमें ए तक गए, ये फॉर्मूला फाइंड आउट किए। बट वो बोल रहा है कि हमें जो रेड बॉल निकालेंगे वो बैग 2 से निकालेंगे या बैग 1 से निकालेंगे। तो हमें कैसे आएंगे, ऐसे रिवर्स आएंगे। तो ये रिवर्स जो होता है, रिवर्स होता है वो क्या क्रिएशन किया, क्या क्रिएट किया, एक टोटल प्रोबेबिलिटी से क्या आ गया, बेज थ्योरम। तो बेज थ्योरम जो है इसको मैंने कहता हूं बेज थ्योरम। बेज थ्योरम है, ये होता है रिवर्स प्रोबेबिलिटी। इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। ये पार्ट 1 है और मैं पार्ट 2 में इसको प्रूव कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कशन करेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। अभी तो मैंने यहां तक इनकम्प्लीट छोड़ दिया, ये सिर्फ टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए ये क्वेश्चन है। यदि मैंने क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो हमें रेड बॉल निकालेंगे वो बैग 2 से होना चाहिए, तो यानी हमें बैग रेड प्रोबेबिलिटी तो आ गया रेड बॉल का, तो बैग 2 से होना चाहिए। फिक्स मींस राइट टू हमें लेफ्ट की तरफ आए, पहले हमें लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे थे। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि यदि हमें रेड बॉल तो निकालेंगे बट वो बैग 2 से होना चाहिए, यानी हमें राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी। एंड इसका नाम क्या है, बेस थ्योरम, जो मैं पार्ट 2 में आपको समझाऊंगा। अब 2 क्वेश्चन और भी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, राइट। एक पर्सन अंडरटेकन किया था कि कंस्ट्रक्शन जॉब है, कि कोई जॉब कंस्ट्रक्शन वर्क को अंडरटेक किया था कि वो ऑन टाइम में उसको कंप्लीट करेगा। द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक, ओके, and 0.80 that the construction job will be completed on time if there is a strike। बोल रहा है कि स्ट्राइक होने का प्रोबेबिलिटी चांसेस जो है 0.65 है। फिर कह रहा है कि स्ट्राइक होने के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन जब ऑन टाइम में कंप्लीट हुआ उसका चांसेस कितना है, प्रोबेबिलिटी 0.80। अब वो कह रहा है कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। कंस्ट्रक्शन जब ऑन टाइम में कंप्लीट होगा, राइट। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं बच्चे, तो हमें यहां पर क्या करेंगे, E1 एक इवेंट लेते हैं, E2 भी इवेंट लेते हैं। E1 जो इवेंट लेता हूं वो स्ट्राइक है, स्ट्राइक क्या लेते हैं, ठीक है, क्लियर। और E2 जो इवेंट है नॉट स्ट्राइक, नॉट स्ट्राइक। और जो इवेंट ए होता है वो ऑन टाइम में कंप्लीट होगा, ऑन टाइम में, कंप्लीटेड ऑन टाइम, कंप्लीटेड ऑन टाइम, ठीक है। इसमें से 3 चीज मिला हमें, तो स्ट्राइक या नॉट स्ट्राइक म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एक दूसरे के साथ। तो इसको हमें ड्रॉ करते हैं फिगर के जरिए एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू ऑल।
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है बच्चे? स्ट्राइक, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.565, दैट इज देयर विल बी स्ट्राइक। तो यानी 0.65 होता है क्या स्ट्राइक में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 नॉट स्ट्राइक, दैट मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक 0. इट इज 1 माइनस 0.65, तो 0.35 स्ट्राइक नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से बिलोंग करता है। देन ए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई U1 यानी स्ट्राइक भी होगा, स्ट्राइक होने के बावजूद भी कंप्लीट होगा कंस्ट्रक्शन जॉब ऑन टाइम में। और एक बार बता रहा हूं, स्ट्राइक होने के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन जॉब ऑन टाइम में कंप्लीट होता है। क्या है देखिए यहां पर पढ़ना, 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। ऑन टाइम में कंप्लीट होगा इफ देयर इज ए स्ट्राइक। इफ देयर इज मींस गिवन, स्ट्राइक होने के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन जब ऑन टाइम में कंप्लीट होगा 0.80। बच्चे वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी ऑन टाइम में कंप्लीट होगा और स्ट्राइक में नहीं होने के बावजूद भी क्या है? ओके एक क्वेश्चन शायद मैंने कुछ छोड़ दिया इसमें, 0.32 भी था बच्चे, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। जस्ट ए मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट ए मिनट। ये स्टूडेंट्स सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, एक्चुअली क्वेश्चन में जो लिखा था उसमें गलत लिख लिया था। और एक बार ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इट बिलोंग्स फ्रॉम एग्जाम्पल्स। ओके ये टोटल प्रोबेबिलिटी में जो एग्जाम्पल्स है उसमें से क्वेश्चन से है, और जो बुक में जो आंसर्स दिया गया वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चों को समझ नहीं आता आसान से। तो इसका आसान फॉर्म में मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा हूँ। बट क्वेश्चंस जब मैंने लिख रहा था तो क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत लिख लिया इसमें, तो फिर मैंने इसको फिर ठीक लिखा, इसको करेक्शन किया। तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ए पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। तो स्ट्राइक होने का प्रोबेबिलिटी 0.65 हो गया, मैंने आपको बता चुका हूं। और नॉट स्ट्राइक का 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मींस स्ट्राइक 0.35 जो स्ट्राइक नहीं हुआ। ओके अब हमें बोल रहा है यहां पर कि 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। यदि स्ट्राइक नहीं हुआ, स्ट्राइक होता नहीं और कंस्ट्रक्शन जब ऑन टाइम में कंप्लीट हो जाता है, स्ट्राइक नहीं हुआ, स्ट्राइक नहीं हुआ E2 नॉट स्ट्राइक, और कंस्ट्रक्शन जब ऑन टाइम में कंप्लीट होता है दैट मींस 0.80। ये क्या होता है बच्चे 0.80। ओके राइट। फिर अभी क्या दिया गया बाद में 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज ए स्ट्राइक। यदि स्ट्राइक होता है और कंस्ट्रक्शन जब ऑन टाइम में फिर भी कंप्लीट होता है तो क्या है, स्ट्राइक होता है कंप्लीटेड ऑन टाइम में होता है तो 0.32। ओके क्लियर हुआ। सो वो बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि द कंस्ट्रक्शन जब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, दैट मींस टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। ठीक है एग्जाम्पल्स क्वेश्चन से, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया गया, मैं इसको आसान तरीके से समझा आप लोगों को, बट कुछ क्वेश्चंस में मैंने गड़बड़ कर दिया था लिखने में, तो इसलिए इसको ठीक करके फिर और एक बार समझा रहा हूं आप लोगों को। सो 0.65 इंटू 0.32 प्लस 0.35 इंटू 0.80, तो कितना आंसर मिला बच्चों? इसका आंसर आ रहे हैं सॉल्व करने के बाद 0.488। ओके अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि स्ट्राइक सपोज वो बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि कंस्ट्रक्शन जब ऑन टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं कि स्ट्राइक होगा और गिवन दैट द कंस्ट्रक्शन जब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो इसी केस में स्ट्राइक होगा। ठीक है पहले बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन जब ऑन टाइम में कंप्लीट होगा, जो टोटल प्रोबेबिलिटी को
दर्शाता है। ओके, बट वो बोल रहे मैं अब यदि क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवर्स कर रहा हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि स्ट्राइक है, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी स्ट्राइक एंड इट इज गिवन दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले हमें लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, अब हमें राइट टू लेफ्ट आएंगे, जिसको हम कहते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो हमें नेक्स्ट पार्ट 2 में मैंने समझाऊंगा, ठीक है, राइट, जिसको हम बेस थ्योरम कहते हैं। क्लियर हुआ? नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज का 13.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और जो टीचर्स है मैंने देखा हूं बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं, बट मैंने इसको टोटल प्रोबेबिलिटी को यूज करके सॉल्व करवा रहा हूं। एन ऑर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक ऑर्न के अंदर, ऑर्न मीन्स कुछ केटली जैसा है, थैली या आप केटली भी कह सकते हो। एक अन ऑर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक ऑर्न के अंदर कुछ सो क्या है, 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इट्स कलर इज नोटेड, ठीक है, एंड इज रिटर्न टू द ऑर्न। वो बोले कि जो बॉल हम ड्रॉ करेंगे ना, इसको कलर को नोट करेंगे और इसको फिर वही केटली के अंदर हमें रख देंगे। 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर आर पुट इन द ऑर्न। जो कलर हमें पहले जो बॉल हमें ड्रॉ किए थे, यदि वो रेड कलर होता है तो रेड कलर का 2 बॉल हमें एडिशनल 2 बॉल उस ऑर्न के अंदर रखेंगे, या यदि ये ब्लैक बॉल ड्रॉ होते हैं तो हमें ब्लैक कलर के 2 एक्स्ट्रा बॉल एडिशनल बॉल उसके अंदर रख लेंगे। ओके, तो अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। सेकंड बॉल जो ड्रॉ करेंगे ना वो रेड होना चाहिए, ध्यान से। तो यहां पर जो E1 इवेंट लूंगा पॉजिटिवली, फर्स्ट बॉल ड्रॉन, फर्स्ट बॉल ड्रॉन, फर्स्ट बॉल ड्रॉन is suppose red. Second E2 event, second ball drawn, second ball drawn is suppose black। यहां पर हमें ब्लैक लेते हैं, एंड जो ए इवेंट होता है ना वो सेकेंड बॉल ड्रॉन इज रेड। सेकेंड बॉल ड्रॉन, ड्रॉन इज रेड, ये हम करेंगे। ओके, सो मैंने बता रहा हूं आपको। E1 इवेंट है, फर्स्ट बॉल ड्रॉन, ठीक है, ध्यान से मैं समझा रहा हूं, आप लोग को समझना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मुझे बताइए, यानी फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड, तो रेड बॉल यहां पर कितना बच्चे 5, तो हम क्या लिखेंगे 5/10 फेवरेबल आउटकम्स अपन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो दैट इज 1/2। जो पहला बॉल बच्चे मैंने ड्रॉ किया वो रेड बॉल सपोज हो रहा है, तो क्या कह रहा है फिर, जो फर्स्ट बॉल आप ड्रॉ की उसमें से सेम कलर के, यानी रेड बॉल ड्रॉ किया मतलब रेड कलर के 2 बॉल एडिशनल बॉल हमें ऑर्न के अंदर फिर रख लेते हैं। तो अब रेड बॉल कितना होगी, 5 था प्लस 2 आए, क्योंकि फर्स्ट बॉल ड्रॉ कह रहा है क्या है रेड, तो यानी 5 प्लस में 2, तो क्या हो गया 7। अब बोल रहा है कि सेकेंड बॉल, जो सेकेंड बॉल ड्रॉ करेंगे ना वो रेड होना चाहिए, जो सेकेंड बॉल ड्रॉ करेंगे वो रेड होना चाहिए। तो यानी जो एडिशनल 2 बॉल पहले हम ड्रॉ किए थे वो रेड बॉल का था, तो 2 एडिशनल रेड बॉल को हमें उसमें क्या कर दिए, उसी थैली के अंदर, यानी जो ऑर्न के अंदर, जो केटली के अंदर हमें उसमें छोड़ दिए, रख दिए। तो हमारे पास अभी कितना एडिशनल, कितना बॉल रेड बॉल हो गया, 7 हो गया, तो 7 बॉल हो गया, और हमें कितना टोटल हो गया 12, 7/12। आया समझ में? और एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं आप लोगों को, आप लोगों के लिए, कि जो फास्ट बॉल ड्रॉ करते हैं सपोज वो रेड बॉल आता है, वो कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। ये जो अंडरलाइन किया, 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन, सपोज मैंने फर्स्ट बॉल रेड ड्रॉ किया तो उसी कलर का 2 और 2 बॉल हमें क्या करेंगे उसी अर्न के अंदर रख दी। तो अभी रेड बॉल का संख्या कितना हो गया 7 हो गया, और टोटल कितना हो गया 12 हो गया, तो 7/12। अब सेकंड में आइए, सेकंड इवेंट E2 के लिए, सपोज जो फर्स्ट बॉल जो ड्रॉ करते हैं, ये तो फर्स्ट सिचुएशन को आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए। अब सेकंड सिचुएशन में आइए, जो फर्स्ट बॉल हम ड्रॉ करते हैं सपोज वो ब्लैक बॉल है, तो बेटा ब्लैक बॉल कितना है 5 है, तो इट इज 5/10।
12, that 5/10, that is 1/2. ओके, जो सेकंड हमें जो फर्स्ट बॉल सपोज हम ड्रॉ किया, अब ये ब्लैक बॉल है, तो ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना 5/10 है, 1/2 हो गया। अब वो कह रहा है यदि आप ब्लैक बॉल ड्रॉ करते हो ना, तो उसी कलर का 2 बॉल उसमें रख दीजिए, इसमें अर्न के अंदर। तो ब्लैक बॉल का जो संख्या अब कितना हो गया, 5 था, अब 2 ब्लैक बॉल आ गया, तो क्या हो गया 7 हो गया। बट हमें करना क्या है, रेड बॉल निकालना है। तो रेड बॉल सेकेंड जो सिचुएशन में रेड बॉल कितना, वही 5 के 5 है, तो इसीलिए हमें 5/12 लिखेंगे। और एक बार बता रहा हूं, फर्स्ट सिचुएशन में हमें रेड बॉल निकाल रहे थे, तो रेड के 2 एडिशनल बॉल और के अंदर रख दिए, तो रेड बॉल लेने का प्रोबेबिलिटी अब सेकंड में, सेकंड बॉल बोल रहे हैं ना, सेकंड बॉल रेड होना चाहिए, तो रेड क्या होगा 7/12 हो रहा है। बट सेकंड सिचुएशन जो हम लिए कि सेकंड सिचुएशन में जो बॉल हम ड्रॉ करें वो ब्लैक बॉल है, तो बेटे ब्लैक बॉल कितना है 5 है, तो 5/10 हो गया। फिर वो बोले कि उसी एडिशनल 2 बॉल्स जो कलर आपने निकला उसमें 2 एडिशनल बॉल और अंदर रखना है, तो ब्लैक बॉल निकाले मतलब 2 एडिशनल ब्लैक बॉल रखना है, तो ब्लैक बॉल तो 7 हो गए, पर रेड कितना है वही 5 है, तो 5 + 7 12 हो गया टोटल। बट वो कह रहा है कि सेकंड बॉल मस्ट भी, ये क्या है, क्या होना चाहिए, सेकंड बॉल रेड होना चाहिए, तो इसीलिए रेड कितना है 5, तो 5/12। ओके, सो प्रोबेबिलिटी, इसका टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, दैट इज, हम यदि इसको सॉल्व करते हैं 1/2 7/12 प्लस 1/2 इंटू 5/12, सो दैट इज 7/24 प्लस 5/24, 12/24, इट इज 1/2। ओके बच्चों, क्लियर हुआ, समझ आया आप लोगों को? ठीक है, यदि मैंने बोलूंगा सेम, यदि हम रिवर्स करेंगे इसको, कि मैं बोलूंगा कि सपोज फर्स्ट बॉल ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड, गिवन दैट सेकंड बॉल इज रेड। अब मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, अब जो हम प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं ये ग्राफ में, ये जो फिगर में लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल ली। अब मैं कह रहा हूं कि यदि हमें क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड गिवन दैट द सेकंड बॉल इज रेड, यानी सेकंड बॉल रेड है, तो यानी सेकंड बॉल का हम तो निकाल दिए थे, तो हमें रिवर्स चलेंगे ऐसे, फिर उल्टा आएंगे राइट टू लेफ्ट, तो इसको हम कहते हैं बेज थ्योरम या रिवर्स प्रोबेबिलिटी, जो हमें पार्ट 2 में समझाऊंगा। आशा करता हूं आप लोगों को समझ आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।